हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय माँ करणी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक नई क्लास में। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली अपनी जो भी क्लासेस चल रही हैं वो डिटरमाइनर्स के अंतर्गत ही अपनी टॉपिक्स जो भी सबसे पहले हमने बात की आर्टिकल्स की, और आर्टिकल्स के बाद अभी रिसेंटली हम बात कर रहे हैं डिटरमाइनर्स के अंतर्गत बात करेंगे, और वही बात करें हम क्वांटिफायर्स की। नेक्स्ट आपका जो क्वांटिफायर्स के अंतर्गत बात करें तो मैंने ऑलरेडी सम और एनी दोनों ही डिटरमाइनर्स को जान लिया है। अभी हम आज की जो क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इन सम और एनी के बाद के जो भी आपके डिटरमाइनर्स रहेंगे या जो भी क्वांटिफायर्स रहेंगे, चर्चा करेंगे उनकी। तो आइए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और देखते हैं कि आज की क्लास में अपनी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं। और आज की जो शुरुआत होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके लिए सम मच और मैनी से हम शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास की, क्योंकि सम और एनी दोनों ही इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स को हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में जान लिया, समझ लिया उनको। और आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे वो मच और मैनी दोनों ही आपके डिटरमाइनर्स जो आपके क्वांटिफायर्स के अंतर्गत आते हैं, आइए उनकी चर्चा करने वाले हैं। और शुरुआत करेंगे मच और मैनी से। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में आपके लिए मच और मैनी और बाकी जितने भी आपके डिटरमाइनर्स आज रहने वाले हैं उनके संदर्भ में आपके लिए क्या कुछ नया रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसे कि आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि मच और मैनी की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं देखूं तो मच और मैनी आपका जो डिटरमाइनर्स है वो आपका क्वांटिफायर के अंतर्गत ही आपका इंक्लूड होता है। अब मच और मैनी का जो पार्टीशन होता है वो मच और मैनी आपका क्वांटिफायर के अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो ध्यान रखें, मैनी का जो यूज होता है वो हमेशा ही काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ध्यान रखें, मैनी का जो यूज होगा वो काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होगा, और जबकि मच का जो यूज होगा वो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता है। ध्यान रखें, मेनी का जो यूज होता है वो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ होने वाला है, और प्लूरल नाउन आपकी काउंटेबल होनी चाहिए या काउंटेबल होती है। उसके साथ साथ देखें कि मच का जो यूज होगा वो सिंगुलर नाउन के साथ होगा, या यूँ बोल सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा होता है। मेनी का यूज हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन काउंटेबल के साथ, और मच का जो यूज होता है वो सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अगर बात करें इनके अर्थ की तो हम बात कर सकते हैं मच और मैनी का जो अर्थ होता है वो बात कर सकते हैं ज्यादा या अधिक। इसका जो अर्थ है वो ज्यादा या अधिक के अर्थ में हम मच या मैनी का अर्थ समझ सकते हैं। मच या मैनी का जो अर्थ होगा या ज्यादा या अधिक के अर्थ में इसका हम जो है सेंस लेते हैं, या अधिक या ज्यादा के अर्थ में इसका हम यूज करने वाले हैं। और यही आपका फंडा रहने वाला है, यही आपका फैक्टर रहने वाला है कि मच का यूज हम अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, और मैनी का जो यूज होने वाला है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होने वाला है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही हैज मैनी ग्रामर बुक्स। तो आप देख सकते हैं ही हैज मैनी ग्रामर बुक्स, तो आपका मैनी जो वर्ड है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं डिटरमाइनर्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप देखिए मैनी के साथ जो आपकी नाउन जुड़ रही है वो काउंटेबल नाउन जुड़ रही है बुक। देख सकते हैं आप मैनी के साथ जो बुक जुड़ रही है या यूँ कहीं जो नाउन जुड़ रही है वो आपकी काउंटेबल है और प्लूरल है। उसके बाद में देखें आगे आप देख सकते हैं कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैनी आपका डिटरमाइनर्स है और फ्रेंड जो है वो आपकी नाउन है, वो भी आपकी काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखें रीना डजंट नो मैनी पीपल। तो रीना डजंट नो मैनी पीपल, रीना ज़्यादा लोगों को नहीं जानती है, तो मैनी आपको डिटरमाइनर्स हो जाएगा, और पीपल जो है वो आपकी प्लूरल नाउन यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज की गई है। उसके बाद में देखें ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके सामने और तीनों ही आपके मैनी को यहाँ पर आपको सिग्निफाई कर रहे हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं मच के लिए आप देख सकते हैं आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास अधिक पैसा नहीं है, अधिक धन नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैनी जो आपकी नाउन है वो आपकी अनकाउंटेबल है, मैनी आपकी जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल जो नाउन आपकी होती है वो मच के साथ यूज की गई है, तो एज ए सिंगुलर नाउन यहाँ पर यूज की गई है। उसके बाद में देखिए डिड यू नीड मच फूड। तो यहाँ पर यूज किया गया मच का, और आपकी जो नाउन है वो है फूड, और फूड क्या है आपकी अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर यूज की गई है, इसलिए यहाँ पर मच का यूज हुआ है। आगे देखें डू यू ड्रिंक मच कॉफी। कॉफी का यूज किया गया अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया मच का। तो आप देख सकते हैं सभी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ
फर्स्ट 3 जो आपके एग्जांपल्स हैं वो आपके मैनी को लेकर हैं, और सभी में एग्जांपल्स में आपको बुक्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पीपल हैं, ये सभी अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन यहाँ पर यूज हुई हैं। जबकि आप आगे के सेंटेंस तीनों देख सकते हैं, इन तीनों ही एग्जाम्पल में आपको अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है और मच का प्रयोग आगे डिफरेंस किया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मच और मैनी से रिलेटेड आपका रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर यह है, जिसमें एक रूल दिया है आपको, और रूल नंबर फर्स्ट यह है कि मच या मैनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान रखें, मच या मैनी का जो यूज है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है। ध्यान रखें, मच या मैनी का जो यूज है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में होगा, जबकि जबकि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ध्यान रखें, नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के साथ इनका यूज होता है। ध्यान रखें, अफर्मेटिव और आपका सेंटेंस है यानी साधारण आपका सेंटेंस है तो वहाँ पर आप मच या मैनी का यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, और आपका सेंटेंस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पर आप यूज करने वाले हैं डिफरेंस ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इधर आपका मच और मैनी का जो यूज हुआ है वो एज ए सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर पीपल के साथ और उसके बाद में मनी के साथ। तो मच और मैनी का यूज आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर रहे हो तो सब्जेक्ट के साथ होगा, जबकि आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के साथ मच या मैनी का यूज होता है। देख सकते हैं, मेनी पीपल अटेंडेड द फंक्शन, बहुत सारे लोगों ने फंक्शन को अटेंड किया, तो आप देख सकते हैं पीपल के साथ यूज हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हुआ है तो पीपल यानी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर यूज देखने को मिल रहा है मैनी का। उसके बाद में देखें, मच मनी इज वेस्टेड टू एंजॉय, यानी बहुत पैसा खर्च किया जाता है एंजॉयमेंट के लिए या एंजॉय करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनी जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ यूज हुआ है मच, यानी यहाँ पर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देख रहे हैं तो दोनों ही सेंटेंसेस में पीपल और मैनी के साथ, यानी पीपल के साथ मैनी का यूज हुआ है और मनी के साथ मच का यूज हुआ है, दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ मच या मैनी का यूज हुआ है। और उसके बाद देखा कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा, तो आप देख सकते हैं ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस आ गया, ये आपका इंट्रोगेटिव आ गया। तो आई डिडंट टेक मैनी पिक्चर्स, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैनी का जो यूज हुआ है वो पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स जो आपकी ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है मैनी का, तो आप देख सकते हैं पिक्चर्स के साथ मैनी का यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है। आई डिडंट टेक मैनी पिक्चर्स, यानी मैंने ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ली। उसके बाद हम देख सकते हैं हाउ मच वर्क डू यू डू, यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होने की वजह से यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो बाद में, और यहाँ पर हाउ मच के साथ आपका ऑब्जेक्ट जुड़ गया वर्क, इसलिए हाउ मच के साथ यानी मच के साथ आपका वर्क यूज हुआ है। तो देख सकते हैं आप, तो मच का यूज वहाँ वर्क के साथ हुआ, वर्क आप क्या क्या है, वर्क इसी सेंटेंस में आपकी एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जबकि इसमें सब्जेक्ट यू है। तो आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा देखें, मच या मैनी को हम पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में सबसे पहले अपना जो डिटरमिनेंट्स रहा है वो मच या मैनी रहा है। मच या मैनी के अगर अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक, ज़्यादा या अधिक के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं डिस्टेंस। और इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि मैनी का यूज हमेशा ही काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होगा, यानी ऐसी नाउन जो जिसको हम गिन सकते हैं लेकिन प्लूरल होनी चाहिए, वो बहुवचन में होनी चाहिए। जबकि मच का यूज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होगा, यानी जिस संख्या को या जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते या जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते का अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन के रूप में होती है और सिंगुलर फॉर्म में होती है, उसके साथ हम यूज करते हैं मच का। एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ मेनी ग्रामर बुक्स, यानी उसके पास बहुत सारी ग्रामर्स की बुक्स हैं, तो ग्रामर की बहुत सारी उसके पास बुक्स हैं और बुक्स को आप गिन सकते हो, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है मैनी का। नेक्स्ट देखें, आई हैव मैनी मैनी फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपकी काउंटेबल नाउन है, यूज हुआ है मैनी का। रीना डजंट नो मैनी पीपल, पीपल आपकी काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, तो यूज हुआ है मैनी का। तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल नाउन है और यूज हुआ है मैनी का, ना कि मच का। आगे देख सकते हैं, आई डोंट हैव मच मनी, मनी आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी आपकी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ है मच का। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट, डिड यू नीड मच फूड, क्या तुम्हें और भोजन की जरूरत है या और तुम्हें खाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फूड आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, मच का यूज यहाँ पर डिस्टेंस कर दिया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, डू यू ड्रिंक मच कॉफी, यहाँ पर कॉफी आपकी अनकाउंटेबल है, यूज हुआ है मच का।
आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये मच और मैनी को लेकर के आपका फैक्ट है। उसके बाद में रूल नंबर फर्स्ट ये है कि मैनी, मच या मैनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ, जबकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है और आगे दोनों ही एग्जाम्पल हैं वो आपको मच या मैनी का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। मेनी पीपल अटेंडेड द फंक्शन, बहुत सारे लोगों ने फंक्शन को अटेंड किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनी का यूज सब्जेक्ट के रूप में हुआ है या सब्जेक्ट के साथ हुआ है। आगे देखिए मच मनी इज वेस्टेड टू इंजॉय, तो बहुत सारा पैसा इंजॉयमेंट के लिए खर्च कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मच का जो यूज है मनी के साथ हुआ नहीं, सब्जेक्ट के साथ मच का यूज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे देखिए आई डिडेंट टेक मैनी पिक्चर्स, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के साथ यानी आई के साथ, आई आपका सब्जेक्ट है जिसके साथ मैनी का यूज नहीं हुआ है, बल्कि मैनी का यूज हुआ है पिक्चर्स के साथ। और इस सेंटेंस में पिक्चर आपके ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ मैनी का यूज देखने को मिल रहा है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। हाउ मच वर्क डू यू डू, कितना वो काम तुम करते हो, कि तुम कितना काम करते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के साथ यहाँ पर आपका मच का यूज हो वर्क के साथ हुआ है और वर्क आपका इस सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये मच और मैनी को लेकर के थोड़ा सा आपके सामने इसकी थ्योरी है, थोड़ा सा फैक्ट है जो आपको समझना चाहिए, या फिर आप इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं अभी मच और मैनी के अंतर्गत बात करने वाले हैं थोड़ी सी, और मच और मैनी के का कुछ और फैक्ट हमारे सामने, उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं आगे मच और मैनी की। उसके बाद में डिस्टेंस हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है कि मच और मैनी की हम बात कर रहे हैं। मच और मैनी के अंतर्गत हम बात की रूल नंबर फर्स्ट की, इससे पहले बात कर चुके हैं। और अभी हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं मच और मैनी के अंदर ही रूल नंबर सेकंड की। और रूल नंबर सेकंड क्या कहता है वो देखिए आप। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मच या मैनी का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में संभव है यदि इनके साथ सो एज और टू का प्रयोग किया जाए। यानी ध्यान रखें इससे पहले हमने बात की है कि अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होता है वहाँ पर हम मच और मैनी का यूज कर सकते हैं केवल सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ आपको दे रखा है कि मच या मैनी का यूज आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन उसकी शर्त यह है कि उस सेंटेंसेस में आपको सो एज या टू, सो एज या टू ये वर्ड आपको तीनों ही जो देखने को मिल रहे हैं सो एज या टू, ये आपको सेंटेंस में दिए हुए मिलने चाहिए, तब यह संभव है, तब ये पॉसिबल है कि हम मच या मैनी का यूज एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट के साथ हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ करके और मच और मैनी का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही आप मच या मैनी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों ही वर्ड्स में से अगर आपको देखने को मिलते हैं जिसमें सो एज या टू आ जाए तो वहाँ पर हम मच या मैनी का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ ही कर सकते हैं जहाँ तक अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात है। तो आप देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप दोनों के साथ इसका यूज कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में देखें एग्जाम्पल की बात करें, देर आर टू मैनी पीपल इन द ग्राउंड, यानी मैदान में बहुत सारे लोग हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है और टू के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग मच या मैनी का यूज यहाँ पर मैनी का यूज यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर मच का यूज भी किया जा सकता है यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में देखें रितु हैज सो मच मनी एज हर ब्रदर, यानी रितु का जो भाई उसके पास जितना पैसा है उतना ही रितु के पास है। तो आप देख सकते हैं रितु हैज सो मच मनी एज हर ब्रदर, अब उसके भाई के बराबर उसके पास पैसे हैं या उसके पास धन है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो वर्ड आपके पास है वो है सो, और सो के अकॉर्डिंग यहाँ पर मच या मैनी का यूज एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। देख सकते हैं आप क्योंकि हमारा सेंटेंसेस अफर्मेटिव होने के बावजूद भी इन सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ये आपका रूल नंबर 2 कहता है। रूल नंबर 3 में देखें केवल मैनी का यूज, यानी अकेले मैनी का यूज भी आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट केवल मैनी का आपको यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ आप यूज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर मच और मैनी दोनों का यूज आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों के साथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैनी की बात हो रही है कि मैनी का यूज आप सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं,
यदि इनके साथ ए गुड या ए ग्रेट, ध्यान रखें, यदि इस प्रकार के सेंटेंस में ए गुड या ए ग्रेट शब्द आपको दिया गया हो तो वहां पर आप मैनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ, दोनों ही परिस्थितियों में आप मैनी का यूज आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, इससे ऊपर का जो आपका एग्जाम्पल है या इससे ऊपर के जो आपका रूल है वो ये कहता है कि मैनी या मस्ट दोनों का यूज आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि मच या मैनी का आप यूज कर सकते हैं, वो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपको करना हो तो आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप रूल नंबर 2 और 3 कंप्लीटली आप थोड़ा अलग लेवल पर लेकर जाते हैं, और जो पीछे हमने पढ़ा है वो उसको जस्ट अपोजिट यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन की तरफ दिखाते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आप एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं मच या मैनी को। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि सो एज या टू आए तो आप मच भी लगा सकते हैं, मैनी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में ए ग्रेट या ए गुड दे रखा है तो वहां पर एक ही ऑप्शन होगा और वो आपका होगा मैनी, ये जरूर ध्यान रखें। एग्जाम्पल देखें, आई हैव मेड ए गुड मनी फ्रेंड्स इन सिटी, यानी मैंने इस शहर में बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए गुड का यूज किया गया, और ए गुड आपका यहाँ पर यूज होने की वजह से आप देख सकते हो मैनी का यूज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी आप ये देख सकते हैं कि ए गुड या ए ग्रेट का यूज हो गया तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मैनी का यूज करेंगे, जबकि सो या एज या टू इनका यूज होने की रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सो एज या टू का यूज होने की कंडीशन में आप मच का यूज भी कर सकते हैं या मैनी का यूज भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इनके साथ जुड़ने वाली नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करने वाले हैं। ध्यान रखें, आई होप आप समझ गए होंगे कि रूल नंबर 2 क्या कहता है और रूल नंबर 3 आपको किस लेवल पर या कहाँ तक आपको ले जाना चाहता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही रूल मच और मैनी को लेकर के आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। एक बार दोबारा आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि मच और मैनी का जो हम यूज समझ रहे हैं वो आप किस प्रकार से इनका यूज समझ रहे हैं। आप एक बार थोड़ा इन शॉर्ट आप एक बार दोबारा देख सकते हैं थोड़ा, ताकि आपको ये चीज़ें कंप्लीटली याद रह जाएं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं अगर मैनी की बात करूं तो मैनी का आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप किसी भी सेंटेंसेस में चाहे आपका नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो उसमें कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। और मच का यूज़ भी आप सभी प्रकार के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। यानी सेंटेंसेस की कोई बाध्यता नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है जहाँ तक मैनी और मच की बात है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए उनके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ यूज करने की, तो वहाँ पर आप अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस को देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव को देख सकते हैं। मैनी का यूज होगा वो प्लूरल नाउन के साथ होगा, जबकि मच का जो यूज होगा वो आपका सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल के साथ होगा, और मैनी का यूज आप काउंटेबल नाउन के साथ होगा प्लूरल के साथ। इसके साथ आप देख सकते हैं कि मच का जब आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं सो एज या टू के साथ आप सेंटेंस में कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मैनी का यूज आप सो एज टू के साथ तो कर ही सकते हैं, इसके साथ आप ए गुड या ए ग्रेट के साथ भी इनका यूज कर सकते हैं। इतना आप ध्यान रखें ड्यूस्टन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मच और मैनी की बात हमने इसमें ऑलरेडी की है, और अब हम बात करेंगे और वो समझने वाले हैं, वो आपके सामने नेक्स्ट आपका जो होगा वो होने वाला है डिस्टेंस। इसमें हम बात करेंगे लेस या फ्यू या फिर एनअप, आपके यहाँ पर आप आगे चर्चा करने वाले हैं। और उनमें सबसे पहले अगर बात करूँ तो आपका रहने वाला है एनअप। एनअप आपका जो वर्ड है वो आपका कहीं ना कहीं डिटरमाइनर के अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो बात करते हैं एनअप की, और एनअप का किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। आइए डिस्टेंस हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, और मच और मैनी को जानने के बाद में अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले बात करेंगे एनअप की। और एनअप की अगर बात करूं तो एनअप आपका जो डिटरमाइनर है उसका अर्थ होता है पर्याप्त। एनअप जो आपका क्वांटिफायर है उसका अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त संख्या में। तो देख सकते हैं एनअप इससे किसी नाउन की संख्या यानी किसी संख्या नंबर का पता चलता है, या फिर मात्रा यानी उसकी क्वांटिटी का पता चलता है की जानकारी होती है। अब देखिए संख्या की बात आ गई तो काउंटेबल नाउन होगी, और मात्रा की बात आ गई तो अनकाउंटेबल नाउन होगी। तो देख सकते हैं काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ इसका प्रयोग होता है। ध्यान रखें एनअप जो आपका डिटरमाइनर है जो इसका अर्थ पर्याप्त होता है, ध्यान रखें इसका यूज हम
काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही प्रकार के नाउन के साथ इसका हम यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इनफ एनफ का जो प्रयोग होता है वो आपका सिंगुलर नाउन के साथ भी हो सकता है, जैसा कि आप अनकाउंटेबल में यूज करेंगे, और प्लूरल नाउन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप काउंटेबल नाउन में आप इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई हैव एनफ मिल्क टू ड्रिंक, मेरे पास पर्याप्त मिल्क है, यानी मेरे पास पीने के लिए पर्याप्त मिल्क है या दूध है। तो आप देख सकते हैं मिल्क आपके नाउन है और ये आपकी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल है इसके साथ यूज किया गया एनफ का, यानी मेरे पास पर्याप्त मिल्क है जिसे मैं पी सकता हूँ, ये पीने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, नितिन हैज एनफ स्टोरी बुक्स, नितिन के पास स्टोरी बुक्स हैं, एनफ यानी पर्याप्त मात्रा में स्टोरी बुक्स हैं। यहाँ पर जो वर्ड या जो नाउन आपका यूज हुआ है वो है बुक्स, और बुक्स आपकी जो नाउन है वो है काउंटेबल। तो आप देख सकते हैं काउंटेबल ये आपकी नाउन है काउंटेबल, और काउंटेबल में भी आपको हो जाएगी, काउंटेबल में भी आपकी प्लूरल हो जाएगी। ध्यान रखें ये आपकी काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन में भी प्लूरल है, ध्यान रखें। इसके बाद में ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल में आपकी सिंगल नाउन है। तो आप देख सकते हैं चाहे काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल, दोनों में ही आप देख सकते हैं एन का प्रयोग डिविजन्स किया गया है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका फ्यू या लेस या फ्यूअर का। तो लेस या फ्यू यानी आप देख सकते हैं लेस जो आपका वर्ड है जिसका अर्थ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस का जो अर्थ है वो होता है कम, यानी कम के अर्थ में लेस का हम यूज करने वाले हैं। और फ्यूअर का जो यूज करेंगे वो फ्यूअर का जो यूज करेंगे वो होता है आपका अधिक के अर्थ में, यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करेंगे। लेस का अर्थ होता है कम और फ्यूअर का यूज अर्थ हम रखेंगे या लेने वाले हैं अधिक। तो एक का यूज हम कम के अर्थ में करेंगे, दूसरे का यूज करेंगे हम अधिक के अर्थ में। ध्यान रखें आपका रूल क्या कहता है कि लेस मात्रा बताता है। ध्यान रखें लेस जो आपका वर्ड है वो क्वांटिटी बताता है। ध्यान रखें लेस क्या बताता है, क्वांटिटी, यानी ये आपका जो वर्ड है वो आपको क्या बता रहा है, मात्रा बताएगा लेस। अतः अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होगा। ध्यान रखें लेस आपका जो वर्ड है वो केवल मात्रा बताएगा, और मात्रा बताने वाले जो आपके वर्ड हैं या संख्या उनकी क्वांटिटी बताने वाले जो वर्ड हैं या जो डिटरमाइनर्स हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। और अनकाउंटेबल नाउन जैसा कि आप देख सकते हैं अनकाउंटेबल जो नाउन है वो आपके हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में यूज की जाएगी। ध्यान रखें आप यूं भी बोल सकते हैं कि लेस जो आपका डिटरमाइनर है उसका यूज हम अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज हम करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि क्वांटिटी के साथ इसका यूज करेंगे। जबकि फ्यूअर संख्या बताता है, यानी फ्यूअर जो आपका डिटरमाइनर है ये क्वांटिफायर आपको क्या बताता है, संख्या यानी नंबर बताता है। आप देख सकते हैं अधिक के अर्थ में इसका यूज हम करते हैं फ्यूअर का, तो यहाँ पर संख्या बताता है, अतः काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इसका यूज करेंगे। ध्यान रखिए कौन सी नाउन के साथ इसका यूज करने वाले हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इसका यूज करेंगे। ध्यान रखें मात्रा बताता है और मात्रा बताने के लिए लेस का यूज करेंगे। लेस का यूज कम के अर्थ में हम करते हैं, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है जो कि सिंगुलर नाउन होती है। जबकि फ्यूअर का अर्थ हम अधिक के अर्थ में लेते हैं। फ्यूअर आपको काउंटेबल नाउन बताता है, संख्या बताता है किसी नाउन की, इसलिए इसका यूज हम काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इसका यूज करेंगे। ध्यान रखें काउंटेबल तो होगी लेकिन प्लूरल फॉर्म में होगी। तो ध्यान रखें लेस का यूज हम मात्रा के लिए और फ्यू का यूज हम संख्या के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखें, वी हैव लेस टाइम टू स्पेंड विथ यू, यानी आपके साथ समय बिताने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। यानी यहाँ पर यूज किया गया समय आपकी जो नाउन है, और समय आपके अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यूज कर दिया गया है लेस का, यानी मात्रा बताने के लिए लेस का यूज किया गया है कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, बहुत कम समय है आपसे आपके साथ स्पेंड करने के लिए, तो कम के अर्थ में यूज किया गया लेस का। नेक्स्ट देखें, सी हैज फ्यूअर लेसन्स टू लर्न, यानी उसके पास याद करने के लिए या लर्न करने के लिए अधिक या ज़्यादा लेसन्स हैं या उसके चैप्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं अधिक के अर्थ में यूज किया गया है वो फ्यूअर का किया गया है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया गया है, और काउंटेबल नाउन में भी देख सकते हैं आप प्लूरल फॉर्म का यूज किया गया है। काउंटेबल नाउन में भी किसका यूज किया गया है, प्लूरल फॉर्म का यूज यहाँ पर किया गया है। और जबकि आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में कि लेस का यूज किया गया है वो अनकाउंटेबल नाउन टाइम के साथ यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं एक बार दोबारा देखें, एनफ आपका जो डिटरमाइनर है इसका यूज किया गया पर्याप्त के अर्थ में, पर्याप्त के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। इससे किसी नाउन की संख्या या मात्रा दोनों, यानी संख्या यानी नंबर और क्वांटिटी दोनों की जानकारी होती है, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं एनफ का।
काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए इसका यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव एनफ मिल्क टू ड्रिंक, यानी मेरे पास पीने के लिए पर्याप्त दूध है, ये आपकी नाउन होगी अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन आपकी जो मिल्क है वो सिंगुलर नाउन है। इसके बाद में देखें, नितिन हैज एनफ स्ट्रॉन्ग स्टोरी बुक्स, नितिन के पास पर्याप्त मात्रा में स्टोरी बुक्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो नाउन है वो आपकी काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन होने के साथ साथ ही आपकी प्लूरल नाउन भी है। तो ध्यान रखें, सिंगुलर नाउन आपकी अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल नाउन आपकी सिंगुलर नाउन होती है, और काउंटेबल नाउन जो आपकी होती है वो सिंगुलर नाउन में भी हो सकती है और आपकी प्लूरल फॉर्म में भी हो सकती है। तो दोनों के साथ आप यूज कर सकते हैं एनफ का, याद रखें। उसके बाद में लेस और फ्यू की बात करें, लेस का जो अर्थ लेने वाले वो हम अर्थ लेने वाले हैं कम के अर्थ में, जबकि फ्यूर का अर्थ लेने वाले हैं अधिक के अर्थ में। लेस मात्रा बताता है, यानी क्वांटिटी बताता है, अतः अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होता है, जबकि फ्यूर संख्या बताता है, अतः इसका प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होता है। एग्जाम्पल देखें, वी हैव लेस टाइम टू स्पेंड विद यू, और नेक्स्ट हो जाएगा शी हैज फ्यूअर लेसन टू लर्न, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल ये कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी आपके साथ समय बिताने के लिए समय बहुत कम है, और नेक्स्ट है कि उसके पास याद करने के लिए बहुत सारे या अधिक लेसन या अधिक पार्ट हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स, एनफ और फ्यूअर और आपका लेस, ये तीनों, और उसके पहले हमने बात की वो की है मच और मोर की। तो ये सभी के सभी आपके सामने जो डिटरमाइनर्स के अंतर्गत क्वांटिफायर में हमने इसको पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, या इनको हमने स्टडी किया है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बात करने वाले हैं वो करेंगे वेरियस और सेवरल की। आइए बात करते हैं वेरियस और सेवरल, क्योंकि दोनों ही जो आपके वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो सिनोमिटी दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सिमिलरिटी दिखाते हैं, क्योंकि दोनों का जो अर्थ होता है वो आपको कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी को दर्शाने के लिए, या एक ही कैटेगरी के अलग अलग या भिन्न भिन्न उसके पार्ट्स बताने के लिए, या भिन्नता बताने के लिए, या उसमें वेरिएशन बताने के लिए यूज किया जाता है वेरियस या सेवरल का। आइए बात करते हैं डिटरमाइनर्स, सेवरल या वेरियस। उसके बाद में जो हम बात करें और बात करने वाले हैं सेवरल, वेरियस और सेवरल की। वेरियस और सेवरल दोनों ही आपके जो वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं इनका दोनों का एक जो अर्थ होता है वो तो आपका विभिन्नता, यानी इसमें भिन्नता दर्शाई जाएगी किसी चीज की, या फिर आप अकॉर्डिंग टू अगर इंग्लिश ग्रामर में बात करें तो ये आपको दर्शाएगा वेरिएशन, वेरिएशन इसमें दर्शाया जाएगा। और वेरिएशन मतलब आपको होता है भिन्नता, यानी उसमें थोड़ा बहुत वो अंतर, वो डिफरेंस दिखाया जाएगा कि वेरियस या सेवरल जो आपका होता है वो भिन्नता या विभिन्नता दर्शाता है, या भिन्नता भी बोल सकते हैं या फिर इसे विभिन्नता भी बोल सकते हैं, ध्यान रखें, विभिन्नता भी इसे बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होगा और थोड़ा बहुत इसमें अंतर होगा, और उसी के अंतर को हम बोलते हैं वेरिएशन, ध्यान रखें। तो वेरिएशन बताने वाले दोनों वर्ड हैं वो हैं वेरियस और सेवरल। ध्यान रखें दोनों में अंतर क्या है वो देखें। वेरियस जो आपका वर्ड है या वेरियस जो आपका डिटरमाइनर है का यूज अलग अलग, ध्यान रखें, अलग अलग श्रेणी के की वस्तु या व्यक्तियों के लिए इसका यूज करते हैं। ध्यान रखें वेरियस जो आपका डिटरमाइनर है उसका यूज हम करते हैं अलग अलग कैटेगरीज की नाउन को बताने के लिए, या अलग अलग कैटेगरीज के पर्सन या थिंग को बताने के लिए, ध्यान रखें। जबकि सेवरल का जो यूज होता है वो एक ही कैटेगरी की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है। ध्यान रखें मेजर जो इसमें डिफरेंस होता है या मेजर जो इसमें दोनों में जो अंतर होता है वो ये होता है कि सेवरल का जो यूज करेंगे वो हम यूज करने वाले हैं एक ही श्रेणी की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए, जबकि वेरियस का जो यूज करेंगे, वेरियस का जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं अलग अलग कैटेगरीज की वस्तु या व्यक्तियों के लिए। ये थोड़ा सा इसमें मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वेरियस या सेवरल दोनों के साथ ही प्लूरल नाउन का यूज होता है, ध्यान रखें। वेरियस यानी आप यूँ बोल सकते हैं कि वेरियस और सेवरल दोनों ही जो आपके डिटरमाइनर्स हैं वो हमेशा प्लूरल नाउन लेकर आएंगे, यानी हमेशा इनके साथ आप काउंटेबल नाउन यूज करोगे। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इनके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन आपकी यूज होने वाली है, ये ध्यान रखें। सेवरल और वेरियस के साथ यूज भी काउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन का यूज होगा, जबकि वेरियस का जो यूज होता है वो अलग अलग कैटेगरीज की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि सेवरल का जो यूज होता है वो आपका एक ही कैटेगरीज की वस्तुओं या व्यक्तियों को बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डिस्टेंस, वेरियस बुक्स आर लाइंग इन द
बुक सेल्फ, यानी बहुत सारी बुक्स हैं या अलग अलग कैटेगरीज की जो बुक्स हैं वो बुक सेल्फ में रखी हुई है या बुक सेल्फ में पड़ी हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज की बुक की बात है, यानी एक ही कैटेगरी की बुक नहीं है, बुक सेल्फ में अलग अलग कैटेगरीज की बुक रखी हुई है। उसके बाद में देखिए सेवरल बुक्स आर लाइंग इन द सेवरल बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी गार्डन में बहुत सारे या अनेक बच्चे या बहुत सारे बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। तो आप देख सकते हैं एक ही कैटेगरी की बात हो रही है, सिर्फ एक ही कैटेगरी की बात हो रही है, बॉयज की बात हो रही है, ध्यान रखें सेवरल का यूज किया गया है। उसके बाद देखिए सेवरल पेन्स आर ऑन द टेबल, यानी टेबल पर आपको कई पेन या बहुत सारे पेन देखने को मिल सकते हैं या बहुत सारे पेन देखने को मिल रहे हैं। तो टेबल पर बहुत सारे पेन है, यानी यहाँ पर एक ही कैटेगरी की बात हो रही है, ध्यान रखें दोनों एग्जाम्पल में एक ही कैटेगरी की बात हो रही है। तो ये फर्स्ट वन आपको दर्शा रहा है थोड़ा वेरिएशन। उसके बाद देखिए द ड्रेस ऑफ वेरियस कलर, यानी द ड्रेस ऑफ वेरियस कलर्स वर रेडी इन द शॉप, दुकान में अलग अलग कलर की ड्रेसेस तैयार थी या बनी हुई थी या रखी हुई थी, दुकान में अलग अलग कलर की ड्रेसेस थी। तो समझने वाली चीज़ डिस्टेंस यहाँ पर यह है कि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और बात करें एग्जाम्पल नंबर 4, तो इन दोनों में आपको वेरियस शब्द का यूज देखने को मिल रहा है। तो वेरियस जो आपको डिटरमाइनर है वो बताता है वेरिएशन, यानी भिन्नता बताता है, थोड़ा अंतर बताता है कि अलग अलग कैटेगरीज की चीज़ें उसमें या वस्तुएं या व्यक्ति हो सकते हैं। जबकि सेवरल आपको ये बताता है कि उसमें बहुत सारी वस्तुएं या व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही कैटेगरी के होंगे, ध्यान रखें एक ही उनकी कैटेगरी या एक ही श्रेणी होगी। यह सेवरल और वेरियस का दोनों में का ही थोड़ा मेजर डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इसमें बात करें वेरियस में, तो वेरियस और सेवरल दोनों में ही प्लूरल नाउन का या यूँ कहूँ कि काउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन का यूज हम इसमें करने वाले हैं, ये जरूर आप ध्यान रखें। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स हम बात करें वेरियस या सेवरल की, जिसका अर्थ होता है भिन्नता या वेरिएशन, और वेरियस का जो यूज होता है वो आपका अलग अलग कैटेगरीज के व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाने के लिए होता है। जबकि सेवरल का जो यूज होता है वो एक ही श्रेणी की वस्तुओं या व्यक्तियों को बताने के लिए होता है। जबकि दोनों के लिए ही हम यूज कर सकते हैं प्लूरल नाउन का, और ये आपके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। वेरियस बुक्स आर लाइंग इन द बुक सेल्फ में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, वेरियस का यूज किया गया है, यानी अलग अलग कैटेगरीज की बुक हैं। सेवरल बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे बॉयज ग्राउंड में खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, सॉरी। तो गार्डन की बात हो रही है, बॉयज एक ही कैटेगरीज में, सेवरल का यूज हुआ है। सेवरल पेन्स आर ऑन द टेबल, टेबल पर बहुत सारे पेन आपको देखने को मिल रहे हैं या बहुत सारे पेन टेबल पर हैं, एक ही कैटेगरीज के होंगे, सेवरल का यूज हुआ है। द ड्रेस ऑफ से वेरियस कलर्स वर रेडी इन द शॉप, दुकान में बहुत सारे कलर्स की ड्रेसेस क्या थी मौजूद थी, यानी अलग अलग उनका कलर है और अलग अलग उनकी डिजाइन है, यानी उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है वेरियस का। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप दोनों जितने भी हमने आज डिटरमाइनर्स के अंतर्गत हमने पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पसंद आए होंगे और उन सभी को आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से उनको आपने क्लियर कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स एंड ऑफ द क्लास, और बात करने वाले अपनी वोकैब की। और आज के अपने वोकैब के दो इंपॉर्टेंट वर्ड रहेंगे, वो रहने वाले हैं, फर्स्ट वन रहेगा आपका हैम्पर, जिसका अर्थ होता है डिस्टर्ब करना, परेशान करना, बाधा पहुंचाना, रुकावट पैदा करना। और हैम्पर के बाद में नेक्स्ट आपका जो वर्ड रहेगा वो रहेगा हेल्सियन, नेक्स्ट वर्ड आपका रह जाएगा हेल्सियन, जिसका अर्थ होता है खुश या शांत, यानी खुश प्रवृत्ति का इंसान या शांत प्रवृत्ति का इंसान, उसको बोल सकते हैं हेल्सियन। और हैम्पर होता है डिस्टर्ब करना या परेशान करना। आइए बात करते हैं अपनी वोकैब की और देखते हैं किस प्रकार के उनके एंटोनिम और सिनोनिम हो सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपनी वोकैब की, और वोकैब में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका जो वर्ड रहेगा वो हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वो रहेगा हैम्पर। फर्स्ट वन जो आपका वर्ड है वो रहेगा हैम्पर। हैम्पर का जो अर्थ होता है वो आपका होता है बाधा या रुकावट पैदा करना, यानी डिस्टर्बेंस डालना किसी काम में या हर्डल पैदा करना, वो आप देख सकते हैं। और डिस्टर्बेंस पैदा करना वो आपका होता है हैम्पर, यानी बाधा या रुकावट पैदा करना। ध्यान रखें सिनोनिम की बात की जाए तो हो जाएगा हिंडर, यानी हिंडर से बढ़ता है हिंड्रेंस, और हिंड्रेंस होता है ऑब्स्टेकल यानी परेशानी या बाधा, तो हिंडर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इम्पेड, इम्पेड के बाद में होगा आपको ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट के बाद में दिया आपको प्रिवेंट, और लास्ट में दिया है रेस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बूस्ट, प्रोमोट, इंक्रेज, और लास्ट में हो जाएगा एक्सपीडाइट। एक बार दोबारा देखें, हैम्पर आपका जो वर्ड है
वो आपको बता रहा है बाधा या रुकावट इसका अर्थ होता है। और सिनोनिम की बात करें तो हिंडर हो जाएगा, उसके बाद में आपको हो जाएगा इम्पेड, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रीवियंट और लास्ट में हो जाएगा आपका रेस्ट्रिक्ट। उसके बाद में एंटोनिम की बात की जाए यानी अपोजिट की बात की जाए तो बूस्ट हो जाएगा, उसके बाद में प्रमोट, प्रमोट के बाद में आपको दिया है इंक्रेज और लास्ट में आपको दिया है एक्सपीडाइट। ये आपके एंटोनिम और सिनोनिम है हेम्पर के। उसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट वन जो आपका वर्ड है वो है हेल्सियन। नेक्स्ट वन जो आपका वर्ड है वो आपका हेल्सियन, और हेल्सियन का अर्थ होता है शांत, खुश या फिर निश्चिंत, यानी बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का जो इंसान होता है, जो खुश है या जो निश्चिंत है, उसको बोलेंगे हम हेल्सियन। सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम में आप देख सकते हैं काम, काम के बाद मिलेगा पीसफुल, प्लासिड, क्विट, सीरिन, ट्रैंक्विल और लास्ट में हो जाएगा अनरफल्ड। एक बार एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में आपको देख सकते हैं एजिटेटेड, एजिटेटेड के बाद में आपको हो जाएगा या एजिटेटेड के बाद में आपको नेक्स्ट वन दिया है एंग्री, एंग्री के बाद में दिया आपको इंक्लीमेंट, रेस्टलेस और लास्ट में दिया है टर्बुलेंट। एक बार दोबारा देखिए, हेल्सियन आपका जो वर्ड है जिसका अर्थ होता है शांत, खुश या निश्चिंत, इसके सिनोनिम की बात की जाए तो फर्स्ट वन आपका हो जाएगा काम, उसके बाद हो जाएगा पीसफुल, प्लासिड, क्विट, सीरेन, ट्रैंक्विल और लास्ट में हो जाएगा अनरफल्ड। उसके बाद में दिया आपको एंटोनिम, यानी अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में आप देख सकते हैं एगिटेटेड, एजिटेटेड के बाद में आपको नेक्स्ट वन दिया है एंग्री, एंग्री के बाद में दिया आपको इंक्लीमेंट, रेस्टलेस और लास्ट में दिया है टर्बुलेंट। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में एज यूजुअल आपकी ऐसी अपनी क्लास रही है, और उसी क्लास के हमने अपने आज के इम्पोर्टेंट दो ही इम्पोर्टेंट आपके दोनों ही वोकैब के वर्ड रहे हैं। उनमें फर्स्ट वन आपका हेम्पर रहा है और सेकंड वन आपका रहा है हेल्सियन। और इसी के साथ हमने काफ़ी कुछ चीज़ें आज की क्लास में सीखा है। इसमें हमने मच या मैनी को सबसे पहले एज ए डिटरमाइनर्स या एज ए क्वांटिफायर हमने स्टडी किया है, और उसके बाद में हमने नेक्स्ट वन की बात करें तो उसमें हमने बात की है, उसमें हमने लेस का या फ्यूर का हमने जिक्र किया है, और उसके बाद में हमने लास्ट वन में बात की है वो की है सेवरल या वेरियस की। तो इसी के साथ कि क्लास में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी और एक और नई क्लास लेकर के कुछ और नए डिटरमाइनर्स आप सभी के लिए लेकर के फिर से हम सभी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।